So light is an electromagnetic energy that travels in a straight path. सीनियर क्लासेस में जाओगे तो पता चलेगा एक्चुअली लाइट सीधे पाथ में ट्रैवल नहीं करती है, तो सर कैसे करती है? वेव की तरह करती है, ऐसे ऐसे जैसे साउंड करती है ना ट्रैवल। यस सर, वो मतलब कर्व्स की तरह, फ्रीक्वेंसी की तरह। तो कोई ऐसी एज वाली कोई चीज आएगी, इतनी ऐसी किनारे वाली चीज, तो वो बेंड हो जाएगी, बेंड होके पार हो जाएगी वहां से, ये भी पॉसिबल है। लेकिन वो जो चीज होनी चाहिए बहुत बहुत छोटी होनी चाहिए, ठीक है, बड़ी सी नहीं होनी चाहिए चीज, ये भी है। एनीवेज, तो एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, आई मीन थिंग्स अराउंड अस, व्हाट इज इट दैट मेक्स थिंग्स अराउंड अस विजिबल? लाइट। द लाइट। सिर्फ एक वर्ड का आंसर नहीं है ये, इसका आंसर है कि आइदर लाइट एमिटेड बाय ऑब्जेक्ट्स, अगर लाइट कोई ऑब्जेक्ट एमिट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? ल्यूमिनस। यस, गुड केशव। हाँ, लाइट एमिटेड बाय एन ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिख दिया ल्यूमिनस। एग्जाम्पल ढेर पते हैं तुम लोगों को, स्टार है ना, कैंडल एटसेट्रा। और दूसरा क्या रीजन है? तो और जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी हमें विजिबल होती है क्या? ऑफ कोर्स होते हैं, टेबल चेयर ये सब नॉन लुमिनस है। क्यों है उसका रीजन यहाँ लिख रहे हैं, कैसे दिखते हैं? वही लिख रहे हैं रीजन। और लाइट रिफ्लेक्टेड बाय नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, उधार की लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं कौन? नॉन लुमिनस। उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, किसकी लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं? किसी दूसरे लुमिनस से आ रही है लाइट, उस पर फॉल होती है और उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं हर डायरेक्शन में, ठीक है। लाइट रिफ्लेक्टेड बाय नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट मेक थिंग्स कह लो या फिर ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस विजिबल, बस यही है। तो अक्सर मैं ये एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लो यहाँ पे एक चेयर ऐसी रखी हुई है, लिखते जाओ तब तक, बस एक डायग्राम बना रहा हूँ। मान लो ऐसी कुछ चेयर रखी हुई है, ठीक है, और अचानक से चेयर तुम्हें दिख नहीं रही है और सबको दिख रही है, तुम्हें नहीं दिख रही, तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, इनविजिबल हो गई, बट बाकी सब लोगों को दिख रही है। क्यों? ऑफ कोर्स इसका एक ही रीजन है कि लाइट जो ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ना चेयर, यस सर, ये रिफ्लेक्ट वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही सर उस जगह पे लाइट। हाँ एग्जैक्टली, इस डायरेक्शन, जगह नहीं, इस डायरेक्शन में कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, इसलिए तुम्हें दिख नहीं रही है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऑफ कोर्स ऐसा पॉसिबल है, ऐसे गैजेट्स बनाए हैं मिलिट्री ने, ऐसे गैजेट्स हैं जो जिसके चलते जैसे ऊपर से दे रहे, ऊपर से, तो जैसे अगर ऊपर से ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से अगर कोई लाइट हो रही है, जैसे चेयर के ऊपर ही कोई रखा हो, तो सर जैसे कि वो सामने स्ट्रेट डायरेक्शन में वापस आ जाएगा, और अगर सर ऊपर जाए और साइड में ना जाए, सर ऐसा भी एग्जांपल हो सकता है। नहीं ऐसा कोई एग्जाम्पल तो नहीं है, ऐसे गैजेट्स मतलब रिसर्च कर रहे हैं इस पे साइंटिस्ट्स, बट कुछ ऐसे गैजेट्स हैं जो अपने थ्रू एकदम लाइट को अपने थ्रू पूरा टोटली पास होने देते हैं, तो तुम्हें दिखेगा ही नहीं वो ऑब्जेक्ट। अगर अपने थ्रू पास हो गया तो रिफ्लेक्ट नहीं किया ना उसने। यस सर। तो यहाँ मेन वर्ड क्या है? रिफ्लेक्ट करना। तो उसने जब रिफ्लेक्ट ही नहीं किया तो क्या हो जाएगा? इनविजिबल। ठीक है, सानवी का क्वेश्चन है सर, व्हेन देयर इज नो लाइट। हाँ ऑफ कोर्स, व्हेन देयर इज नो लाइट, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, देयर शुड बी सम अमाउंट ऑफ लाइट सानवी, तभी हमें चीजें दिखेंगी। व्हेन देयर इज नो लाइट, कंप्लीटली डार्क रूम, one won't be able to see any object around him or her, because for objects to be visible around us, ठीक है, light should be present, and that light must fall on the object and reflect from them. तो presence of light होनी चाहिए और reflection होनी चाहिए, ये दो चीजें अगर नहीं होंगी तो
हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। ओके सर। ठीक है, ये लिख लिया सबने? यस सर। तो ये सिंपल एक क्वेश्चन फॉर्म कर देंगे कि वाई आर वी एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। सिंपल उसका रीजन है, हम ऑब्जेक्ट को इसलिए देख पाते हैं बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट फॉलिंग ऑन देम इन केस ऑफ नॉन लुमिनस, बट इन केस ऑफ लुमिनस दे एमिट देयर ओन लाइट। वो रिफ्लेक्ट नहीं करते ना, उनकी खुद की लाइट है। सर खुद के लाइटिंग। Yes, then we move on to the very important topic of this chapter, which is laws of reflection. तो अच्छे से heading देंगे, laws of reflection। ठीक है, जब इसकी heading दे दोगे ना, साइड में थोड़ी जगह पे reflection की definition पहले लिखना। What is reflection? थोड़ी इतनी सी जगह छोड़ देना। Anyone would care to answer? What do you A mean by that? reflection is the phenomena by which a light bounces back after hitting a plane. अच्छा, it's a phenomenon because of which Yes. light bounces back. Yes, sir. Bounces back after hitting a surface, and that surface must be Sir, it can be both reflective. irregular or it should be stable or unstable. Instable unstable नहीं, अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे वॉल, वॉल पता है ना, दीवार, दीवार चमकती है क्या देखने पे? हाँ सर, चमकती मेरे घर की, क्योंकि उसमें वो वाला पेंट लगा हुआ है। कौन सा बताओ? वो क्या एक पेंट है ना, Nerolac. पॉलिश्ड, नेरोलैक नहीं, ब्रांड नहीं बोल रहा हूँ, उसको कहते हैं प्लास्टिक पेंट शायद। अगर कोई डर्ट लग भी जाए तो गीले कपड़े से मारो तो, हाँ, नैनो कोटेड समथिंग, राइट, ऐसे पेंट्स होते हैं। ठीक है, तो Yes, sir. उसके चलते ना वो क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिविटी बढ़ जाती है, चमकते हैं वो, लस्टर, जैसे मेटल्स आर लस्ट्रस ना, नॉन मेटल्स आर नॉट सो लस्ट्रस। तो 10th क्लास में एक बार पूछ लिया था इन्होंने बोर्ड्स में, मेटल्स क्यों लस्ट्रस है? सिंपल, क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए वो चमक रहे हैं ना। Yes, sir. कोई चीज लस्ट्रस नॉन लस्ट्रस उसकी रिफ्लेक्टिविटी से पता चलता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन लिख लो, इट इज अ फेनोमेनन in which light bounces back after striking a surface. सर प्लेन सरफेस भी लिख सकते हैं ना? कैसा भी सरफेस हो, रफ सरफेस भी तो चलेगा। ठीक है, सैंड, रेत जो है वो रफ सरफेस है, वो भी रिफ्लेक्टिविटी शो करता है, बट बहुत कम। ज्यादा कौन करता है? पॉलिश्ड सरफेसेस, है ना। पॉलिश्ड सरफेसेस ज्यादा रिफ्लेक्टिविटी शो करेंगे या अनपॉलिश्ड? Polished. पॉलिश्ड में भी वो प्लेन मिरर, प्लेन मिरर किससे पॉलिश्ड है बताओ तो? सिल्वर। तो सिल्वर। ये हम जो ऐसे ऐसे लाइनें बनाते हैं पीछे, इन लाइंस का मतलब क्या होता है? सिल्वर, सिल्वर लाइनिंग। सिल्वर पेंट या सिल्वर लाइनिंग कह लो। फिर इसके ऊपर एक और पेंट की लेयर चढ़ाते हैं, पता है तुम्हें? इसके ऊपर एक और पेंट, क्यों? ये प्रोटेक्टिव पेंट लेयर होती है, क्योंकि आप थोड़ा सा भी नाखून मार दोगे ना सिल्वर पेंट पे, नाखून तो उखड़ जाएगी उसकी लेयर। जैसे वो बर्फी खाई है, काजू की बर्फी, जिसपे चांदी का वो लगा रहता है, चांदी की सब प्लेटिंग। हल्का सा भी नाखून या कोई नुकीली चीज मारी तो कैसे वो लेयर कोरोड हो जाएगी। सर नाखून से नहीं होगी मैम, सर पेंट नाखून से भी हो जाएगी, कसके से रगड़ोगे, चाबी से रगड़ोगे, सिक्के से रगड़ोगे तो भी हो जाएगी आसानी से। तो इसलिए एक सर प्रोटेक्टिव, अगर अच्छी क्वालिटी का पेंट है। नहीं, इट्स नॉट अबाउट पेंट, इट्स अबाउट सिल्वर। सिल्वर मेटल की एक लेयर चढ़ाई जाती है बहुत पतली, और उसको फिर, पतली होती है सर। हाँ बहुत पतली सी, और क्योंकि सिल्वर महंगा है, मोटी सी नहीं चढ़ाएंगे लेयर, और फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ना एक उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव पेंट लेयर चढ़ाते हैं। ठीक है, ओके सर। सिंपल। बट हम ये प्रोटेक्टिव लेयर शो नहीं करेंगे, हम सिर्फ जब भी अब से मिरर बनाएंगे ना, प्लेन मिरर ऐसे बनाएंगे और बस ऐसे,
तो इसे समझ जाना, सिल्वर लाइनिंग इसके लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर है या लेफ्ट या राइट साइड ऑफ द मिरर है? लेफ्ट या राइट? क्या सर? ये सिल्वर लाइनिंग किस साइड ऑफ द मिरर? सर ऑपोजिट साइड जहाँ पे right, रिफ्लेक्शन होने वाली ऑपोजिट है। नहीं, सीधा बोलो, राइट है ना? right. हाँ, अभी इधर इसके हिसाब से राइट है। ठीक है, ऑफ कोर्स रिफ्लेक्शन वो किस डायरेक्शन में करेगा? लेफ्ट। अरे तो भैया, रिफ्लेक्शन लेफ्ट से होगी और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, लाइट आएगी इससे रिफ्लेक्ट होकर, आई मीन एक रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट के हेड से यहाँ पे फॉल हो रही, तो क्या ये उतना अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाएगा इस साइड से? नो सर। नहीं। ठीक है, हाँ, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता, इसके हेड से एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ये हो पढ़ेंगे, जाता ये सर। भी पढ़ेंगे, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। खैर, सर ये तो आपने नॉर्मल पे ही इंसिडेंट रे बना दी, हाँ, फिर वो तो वो वापस उसी रिफ्लेक्शन पाथ पे, उसमें ही आती। उसी पाथ पे पढ़ेंगे। इसके बाद यहीं पे गाइस एक बना के लिख लो कि there are two types of reflection, one is regular and the other is irregular. इरेगुलर। एक मार्क्स के लिए पूछ लेते हैं इनके डिफरेंसेस, और इसको समझना बहुत ही सिंपल है। सर उसमें पैरेलल बीम ऑफ रेज द इंसिडेंट लाइट एंड सर द जो इंसिडेंट नहीं, रिफ्लेक्टेड पाथ होता है। इंसिडेंट नहीं, रिफ्लेक्टेड लाइट्स आर पैरेलल टू ईच अदर सर इन द तो सेम इंसिडेंट डायरेक्शन। रे जब ये सर जब इंसिडेंट रे पैरेलल होगी तभी तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होगी। देखो भाई, उनका कहना था कि रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट ट्रेवल इन द सेम सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो हाँ, इसका ये मतलब है कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट भी पैरेलली फॉल हुई थी, यस सर। लेकिन ये एक स्मूथ सरफेस है और ऑन योर राइट एक रफ सरफेस है। उसी रफ सरफेस पे भी वो फिर पैरेलल हो इंसिडेंट, जाएगी। उसी रफ सरफेस पे भी इंसिडेंट जो रे ऑफ लाइट है वो भी पैरेलली फॉल हो रही हैं। दोनों में पैरेलल लाइट्स, आई मीन दोनों में इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलली फॉल हो रही है, लेकिन इसमें जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है वो सेम डिस्टेंस, आई मीन सेम डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करेंगी। तो डिफरेंस किस रे की डायरेक्शन में है, इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड रे? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे ना, स्मूथ सरफेस के यस सर। मामले में रिफ्लेक्टेड रे सेम डायरेक्शन में चले गए, बट रफ सरफेस में और अलग अलग डायरेक्शन में। यस सर। तो इसलिए इनका डिफरेंस क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन की रिफ्लेक्टेड रे सर एक और रेफरेंस है इनके बीच में सर, रेगुलर ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट, स्मूथ सर्फेस पे होता है और इरेगुलर रफ सर्फेस पे होता है। ये भी बोल सकते हो, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन फॉर parallel incident ray falling on smooth surface। irregular में क्या लिखोगे, डायग्राम भी बना लेना। irregular में लिखोगे reflected ray of light travels in different direction for किसके लिए, जब पैरेलल इंसिडेंट, falls on rough surface. हाँ, रे for parallel incident ray falling on rough surface। good। एग्जाम्पल भी लिख लेना, रफ सरफेस है, वॉल है, सैंड है, स्मूथ सरफेस है क्या, पॉलिश्ड सरफेस या फिर मिरर। तो ये छोटा सा एक डिटूर हो गया रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लिख लो नोट्स, अपने नोट्स सबसे अच्छे होते हैं, प्रॉपर। ओके।
लिख लोगे तो बताना। डन सर। ओके So please wait. बना लिया? डन? Yes, sir. हाँ सर। अब देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहले कुछ लिखना मत, इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फर्स्ट नहीं सेकंड लॉ से पहले शुरू करता हूँ यूजुअली, क्योंकि सेकंड लॉ को विजुअलाइज करना इंपॉर्टेंट है। सबको एक प्लेन दिख रहा है? बताओ। Yes, sir. अब पहले समझो मैथमेटिक्स में प्लेन का मतलब क्या होता है। लाइन सबको पता है, ऐसे हम बनाते हैं, बोथ साइड एरो मार्क्स, और एरो मार्क्स ये बताते हैं कि दिस इज गोइंग ऑन इनडेफिनेटली, बेसिकली इट विल नॉट एंड। तो इसलिए लाइन की कोई लेंथ होती है, लाइन चलो नाम देते थे स्मॉल एम, इस लाइन की कोई लेंथ है? नहीं सर, और सर लाइन अनडिफाइंड। सेगमेंट No. की No, होती sir. है। लाइन सेगमेंट की होती है, गुड। उसी तरह जब वन डायमेंशन में लाइन की इनफाइनाइट लेंथ होती है, टू डायमेंशन में प्लेन के इनफाइनाइट एरिया होता है। क्या होता है? एरिया इनफाइनाइट। वन डायमेंशन में लाइन की क्या होती है? इनफाइनाइट लेंथ। तो रिलेट करो इस चीज को कि वन डायमेंशन में इनफाइनाइट लेंथ मेक सेंस, टू डायमेंशन में इनफाइनाइट एरिया मेक सेंस। तो ये जो प्लेन है ना, ये रुक नहीं रहा है, चारों तरफ इमेजिन करो फैलते जा रहा है। एक बहुत पतली सी चादर, इतनी पतली कि उसकी थिकनेस ऑलमोस्ट जीरो है। ये थिकनेस दिख रही है? ये है ही नहीं, एकदम चिपटी सी, बट चारों दिशा में ऐसे फैल फैल रही है, कभी रुकेगी नहीं। बताओ इसका एरिया कभी आप फाइनाइट बोल पाओगे कि इसका एरिया 100 है या 1000 या No, मिलियन है? sir. कभी नहीं। जो भी हम चीजें फिगर बनाते हैं ना, क्लोज्ड फिगर, कौन से सर, पॉलीगन्स या पॉलीहेड्रन? पॉलीगन्स। जो भी हम क्लोज्ड फिगर्स बनाते हैं ना, वो उनका लाइन होता है सेगमेंट से बनती है। उनका इस फाइनाइट एरिया होता है, उनका होता है फाइनाइट एरिया। एरिया। Area. जैसे हम यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स जब बनाते हैं तो उनका होता है फाइनाइट लेंथ, क्योंकि वो टुकड़ा है लाइन का। उसी तरह जब हम क्लोज्ड शेप्स बनाते हैं 2D प्लेन में, तो उनका फाइनाइट एरिया होता है, क्योंकि वो प्लेन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। मेक सेंस? यस सर। ये यहाँ तक समझ में आया सबको? सॉरी, मुझे ये शेप ऐसी बनानी चाहिए थी, ये वाली थोड़ी ऐसी लगनी चाहिए कि प्लेन में एग्जिस्ट करती है, वरना कुछ इस तरह से। ठीक है, अभी तक कोई डाउट है तो पूछो। नो प्लेन, सर। बेस्ट एग्जांपल प्लेन का ये देखो। तुम लोगों के पास तो और अच्छी कॉपी होगी, मैं वो कॉपीज अभी रखता नहीं उस तरह की। जैसे ये कॉपी है मेरी एक, ठीक है। अब मैं इसके पेपर को ऐसे करूंगा, ध्यान से देखना। इसके अगर पेपर्स को मैं ऐसे करूंगा, क्या आपको बहुत सारे प्लेन्स दिख रहे हैं? बहुत सारे प्लेन्स नहीं दिखे? चले गए हो तब कितनी देर में, पलक झपकते देखो कितने सारे प्लेन्स हैं। ये एक प्लेन है, तो आपको इमेजिन करना है ये प्लेन इस दिशा में ऐसे, चलो ऐसे दिख रहा होगा ना, अब मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। ये एक प्लेन इस दिशा में ऐसे, इस दिशा में ऐसे, चारों तरफ फैलते जा रहा है, ठीक है। तो मैंने उसमें से एक ऐसा
प्लेन बनाया सिर्फ, ये एक और प्लेन बना दिया। ये वाला प्लेन दिखा तुम लोगों को? यस सर। ये Yes. प्लेन ब्लू वाले के क्या है, परपेंडिकुलर है टाइप से, ठीक है। ये 3D के एकदम फील लिया सर करो। आपने 2 प्लेन क्यों बनाए? अभी बता रहा हूँ क्यों मैंने बनाया, सेकेंड लॉ समझाने के लिए मैंने बनाया। ठीक है, ये दूसरा प्लेन है। अगर मैं एक लाइन बनाऊंगा, चलो मैं अपने लेटर का फर्स्ट, अपने नेम का फर्स्ट लेटर यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्लू प्लेन में, जे। क्या ये जे उठ के ग्रीन प्लेन में आ जाएगा क्या? नो सर। ये नो तो सर। उस ब्लू प्लेन में ही रहेगा। उसी तरह अगर मैं एक ब्लू प्लेन में एक लाइन सेगमेंट बनाऊंगा, ये देखो लाइन सेगमेंट, मान लो उसको नाम दे दिया PQ, तो क्या ये उठ के ग्रीन प्लेन में आ जाएगा क्या? नो सर। नो नो। सर। ठीक है, लेकिन अगर एक चीज गौर से अगर देखोगे, अगर वो ग्रीन प्लेन, ये वाला जो हिस्सा उसका क्रॉस हो रहा है ब्लू से, अगर उसका एक कोई पार्ट इसके एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, किस एक्सिस पे सर? ये वो कॉमन एक्सिस है जो इंटरसेक्शन पॉइंट। ब्लू, सुनो मेरी बात पहले ध्यान से सुन लिया करो, ये वो एक्सिस है जो ब्लू प्लेन और ग्रीन प्लेन दोनों शेयर कर रहे हैं। तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। सर लाइन क्यों है? ये तो लाइन सेगमेंट होनी चाहिए। नहीं, ये प्लेन है। जैसे प्लेन का कोई अंत नहीं है एरिया वाइज, वैसे ये जो कॉमन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे ब्लू और ग्रीन प्लेन में, ये एक लाइन को जन्म देंगे। मान रहे हो? दिख रही है वो लाइन? Yes. नहीं दिख रही है। तो मान लो वो लाइन को, अगर ये लाइन सेगमेंट PQ क्रॉस कर रही है, तब हम कह सकते हैं हाँ उस लाइन सेगमेंट PQ का एक पॉइंट, मान लो M, वो कॉमन है दोनों प्लेन्स में। समझे? एक पॉइंट कॉमन हो सकता है दोनों प्लेन्स में, अगर वो पॉइंट दोनों प्लेन की इंटरसेक्शन लाइन या कॉमन लाइन से पास करे। चलो अब 100 बात की एक बात, बस मैं ये बोल के खत्म करूंगा। जब इतना कुछ आप लोग विजुअलाइज कर पा रहे हो, यहाँ देखो मैं एक मिरर बनाऊंगा। ये एक मैंने प्लेन मिरर बनाया। किस प्लेन में बनाया ये भी बता दो, क्या लग रहा है? ब्लू। ब्लू प्लेन। एक रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, जो रे ऑफ लाइट आती है किसी सरफेस पे, सबसे पहला कांटेक्ट बनाती है, उसको इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? Accident. इंसिडेंट। हमेशा ऐसे ऑर्डर में याद रखा करो। मेरे माइंड में एकदम एक ब्यूटीफुल सी एकदम क्लियर स्टोरी बनी हुई है कि एक पहले सरफेस है, जब भी एक लाइट फर्स्ट टाइम इसके साथ इंटरेक्ट करेगी, कहीं से आ रही है ये, मान लो लुमिनस ऑब्जेक्ट से भी आ सकती है, नॉन लुमिनस से भी आ सकती है। नॉन लुमिनस से आएगी तो ऑफ कोर्स वो उसकी लाइट नहीं है, रिफ्लेक्टेड है। लुमिनस से आएगी तो उसी की लाइट है, लुमिनस की है। तो जब भी पहली बार एक रे ऑफ लाइट किसी भी सरफेस, चाहे वो रिफ्लेक्टिव हो या नॉन रिफ्लेक्टिव हो, कांटेक्ट बनाती, तो उस रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट, क्या कहते हैं? Incident ray. इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पे पहले रे आई, इमेजिन किया मस्त, फिर जिस पॉइंट पे टकराई उस पॉइंट को नाम दिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम दिया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये एकदम ऑर्डर याद रखेंगे, सिस्टमैटिक ऑर्डर। फिर उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक इमेजिनरी लाइन पास करवाएंगे जो जो उस जो उस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, जो उस सरफेस के परपेंडिकुलर हो। और इस इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल। ऑर्डर याद हो गया? पहले एक इंसिडेंट रे लाइट आई, जहां पे टकराई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे फटाक से क्या बना दूंगा मैं? नॉर्मल। जहां नॉर्मल बन गया तो मुझे देखो क्या मिल जाता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस। को कहते हैं एंगल ऑफ, क्या कहते हैं? इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है
उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट बना के चली जाएगी। मतलब रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एंगल आर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वो ऐसे ही जाएगी। कैसे सर? सेम जित डायरेक्शन में। जितना, इट्स नॉट अबाउट सेम डायरेक्शन। क्या वो बात कर रहे हो? ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन एकदम अलग अलग है। सेम डायरेक्शन कहाँ से है? सर डायरेक्शन ही एंगल। हाँ एंगल यस सेम होगा। एंगल। ये एंगल जो होगा, एंगल आर बोल लो इसको, ये एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई के हमेशा इक्वल होता है, हमेशा। तो ये जो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन छोटा है, ये सेकंड वाले का बड़ा है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता है इंसिडेंस एंगल के, हमेशा उसके इक्वल होता है। तो मैं एक ही रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट बनाता हूँ, ये वाली। ये दिख गई होगी सबको। यही फर्स्ट लॉ कहता है। लेकिन सेकेंड लॉ जो मैं बताने के लिए कह रहा था कि देखो यहाँ से अब कितनी चीजें आ गई। पहले इंसिडेंस, फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, फिर नॉर्मल, और चौथी चीज है रिफ्लेक्टेड रे। चार चीजें देखी ऑर्डर में। पहले इंसिडेंस आई, जहाँ पे टकराई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दो चीजें होगी सर, इंसिडेंट रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या बनाओगे? एक इमेजिनरी लाइन जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, उस इमेजिनरी लाइन को नॉर्मल कहते हैं। फिर जहाँ नॉर्मल बन गया, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा नॉर्मल के ऑपोजिट साइड, उतना ही रिफ्लेक्शन बना के रिफ्लेक्टेड, चौथी चौथी चीज खींच देना। तो चार चीजें देखी सबको, इंसिडेंस रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। ये चारों चीजें, सेकेंड लॉ यही कहता है कि ये चारों चीजें सेम प्लेन में लाई करती हैं। मतलब सर ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस देखा P, अब ये नहीं कि रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट ऐसी चली जाएगी, ये देखो ग्रीन प्लेन में। रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट भी ब्लू प्लेन में एग्जिस्ट करेगी। और ये जो नॉर्मल भी बनेगा, ये नॉर्मल दिख रहा है, नॉर्मल सबको, हाँ सर वो भी उसी प्लेन में वो भी बनेगा। उसी प्लेन में लाई करेगा। तो ये सब समझाने के लिए मैंने दो प्लेन्स बनाए हैं। कभी कंफ्यूज मत होना कि वो अलग प्लेन में लाई करेंगे ये चारों चीजें। चार चीजें क्या, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल and reflected ray all lie in the same plane. Is that clear? Yes, sir. This is the second law of reflection. First बहुत आसान है कि angle of incidence is equal to angle of The reflection. reflection. बस यही है। तो लिख लो फर्स्ट लॉ। वो डायग्राम बना लेना ऐसे, मिरर, सिल्वर पॉलिशिंग, ये आई ग्रीन कलर की क्या, इंसिडेंट, ये है पॉइंट जहाँ पे टकराई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जैसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बनाया, स्टिक टू द बेसिक्स, नॉर्मल बनाओ। तो तुम्हें एक आइडिया लग गया कितना है इंसिडेंट एंगल, उतना ही एंगल यहाँ पे खींच के क्या बना दोगे, रिफ्लेक्टेड। तो ये एंगल आई और ये एंगल आर। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बस, और यहाँ लिखने मत भूलना प्रॉपर नाम, ये है इंसिडेंट सर रे। ये नोट करना है। ऑफ कोर्स लॉज आएंगे लिखने तो डायग्राम जरूर बनाना, जरूर। इसको कहते हैं रे डायग्राम। क्या कहते हैं तो इसे? पहले हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की हेडिंग देकर फिर ये डायग्राम बनाना है। फिर फर्स्ट लॉ यहाँ पे लिखो, फर्स्ट लॉ में पहले डायग्राम बनाओ, डायग्राम के बाद लिखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस डायग्राम को क्या कहते हैं? रे डायग्राम। और रे में एरोज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना एरो क्या समझ में नहीं आएगा कि कौन सी डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रहे हैं, राइट?
दिख रहा है रे डायग्राम सबको? Yes, sir. और ये बीच में जो ब्लू सी इमेजिनरी चीज है उसको नॉर्मल कहते हैं। और वो पॉइंट पी का क्या नाम था? ये पॉइंट पी का नाम क्या था? भूल गए? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये रियल लाइफ में कहाँ एग्जिस्ट करता है सर? है ना? बिल्कुल करता है, बहुत जगह करता है। पता है एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट से आजकल लेज़र लाइट से कम्युनिकेट करती है, मतलब लाइट की हेल्प से कम्युनिकेट करती है। एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट जो उससे 6 या 7 हज़ार किलोमीटर दूर है स्पेस में, वो यहाँ से एक लाइट जलाती है, बहुत बीम ऑफ लाइट पतली सी होती है, वो उस पर फॉल होती है, उसके ठीक उस सेंसर पे फॉल होती है, तो उसको पूरा डेटा हाई स्पीड में मिल जाता है। फिर वो सैटेलाइट भी उसको एक लाइट सिग्नल भेजती है, इसको भी हाई स्पीड में डेटा रिसीव हो जाता है। इनफैक्ट तुम अपने घर में बैठे हो, तुम्हारे घर का जो ब्रॉडबैंड है, पता ना, ऑप्टिक फाइबर है, पीछे से कॉपर वायर नहीं आई है, पीछे से क्या आई है वायर? ऑप्टिकल केबल। ऑप्टिकल केबल में कैसा सिग्नल आ रहा है? लाइट। इसलिए तो वहाँ बैठे बैठे 150 Mbps 100 Mbps ऐसी स्पीड एकदम आपको मिल पा रही है। इतने के प्लान्स होंगे ना, 100 Mbps तो नॉर्मल है वहाँ मेट्रो सिटीज में, राइट? नहीं पता ये प्लान्स क्या होते हैं? अरे ब्रॉडबैंड पता ना किसे कहते हैं? Yes, sir. सर जो नेटवर्क की रेंज Yes, sir. स्पीड है। तो वहाँ कम से कम तुम लोग का एवरेज 100 Mbps का प्लान होगा, ठीक है? यहाँ जहाँ पे मैं हूँ 40 Mbps है, और एंड आई पे द सेम प्राइस एज यू गाइस पे फॉर 100 Mbps। कितनी नाइंसाफी है। क्यों क्योंकि यहाँ पे इतने यूजर्स नहीं है, सिंपल। सर? जिस चीज़ के जितने यूज़र नहीं है उस चीज़ की वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा होगी। वहाँ पे इंटरनेट क्यों सस्ता है? वहाँ यूजर्स बहुत है, ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ लिख लिया? इसको हेडिंग में मतलब वर्ड्स में भी लिखना, ये तो मैथमेटिकली लिखा है। वर्ड्स में क्या लिखोगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ क्या था? ऑल द इंसिडेंट रे ऑल रिफ्लेक्टेड नहीं, रे नॉर्मल। एकदम एकदम प्यार से एक एक करके सब चारों चीज़ों का नाम लिखेंगे। ऑल तो वर्ड यूज़ नहीं करना है, अभी नहीं करना है, लास्ट में करेंगे। पहले लिखेंगे इंसिडेंट रे, कॉमा, फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कॉमा, फिर नॉर्मल, कॉमा, नॉर्मल के बाद Ray. एंगल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंगल या नहीं, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन? पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ से आ गया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था। तो नॉर्मल के बाद रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्टेड रे। हाँ, एंड रिफ्लेक्टेड रे। सर हाँ सानवी, सर ये सेकंड लॉ है। ये सेकेंड लॉ है। इंसिडेंट रे, सर कॉमा, हमने पॉइंट पॉइंट ऑफ ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्शन क्यों नहीं लिखा? पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन मेरे मुंह से कहाँ सुना तुमने? नहीं सर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो होता है, मतलब एंगुलर। एंगल की बात हो गई ना फर्स्ट लॉ में, ये सेकेंड लॉ लिख रहे हैं। सर पर वो भी तो इंक्लूड होगा ना उसी एक प्लेन में। सेकेंड लॉ में एंगल की बात नहीं होती है। सेकेंड लॉ में ये वन डायमेंशनल और ये पॉइंट की बात होती है। वन डायमेंशनल चीजें ये है ना, ये देखो रे, रे पढ़ा था ना यस क्लास सर, 6 में, एक वन डायमेंशनल चीज होती है। यस नॉर्मल क्या है? सर। एक लाइन है, नॉर्मल लाइन है। और रिफ्लेक्टेड रे, रे क्या है? तो ये तीन वन डायमेंशनल चीजें और ये जो पॉइंट है, ये चारों की चारों चीजें कहाँ लाई करती हैं? ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन। कॉमा, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, बस। और मैं मैथमेटिकली समझा ही चुका हूँ प्लेन का मतलब क्या है। बताओ, किसी को डाउट है तो पूछो अब तक। सेल्स व्हिच हैव इनफिनाइट एरिया। एक बहुत पतली सी चादर जो कभी रुकती नहीं है, उसका एरिया
कैसा है उसका एरिया? इनफाइनाइट। ठीक, सर डन। अब आते हैं, अब सीधे आ जाते हैं ह्यूमन आई पे, फिर मैं बीच का कंटेंट बाद में कवर करूंगा। ह्यूमन आई, दिस इज वन ऑफ द Yes, मोस्ट sir. इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है ना, Yes, sir. ऑर्गन तो है, सेंस ऑर्गन है, ठीक है। तो इसका डायग्राम पूछ सकते हैं तुम्हें एग्जाम में पॉसिबली, ठीक है, कि ह्यूमन आई का ये कैसा व्यू, पता, साइड व्यू है। ये नीचे Yes, दिख रहा sir. है, ये front view, ये फ्रंट है, side view है. और जो बताओ। मेरा लाइट चैप्टर ही आ रहा था सर इसके अंदर एग्जाम में, तो सर उसका बीच का पार्ट सर, क्योंकि मेरा सर वाटर इनसाइड आवर आइज नहीं आ रहा था, तो सर उससे पहले का सर आप पहले करवा सकते थे। अच्छा, कब आ रहा है लाइट ये बताओ। सर जैसा इन 5-6 डेज सर। चलो ठीक है, मैं पहले वही करा देता हूँ, ह्यूमन आई नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। उसके बाद क्या था? सर उससे पहले तो कुछ है ही नहीं, मतलब बस है यही तो है उसके सर। बाद लॉज हो गए, एक थोड़ा मिनट सा ही है वो, हाँ वो लॉज हो गए, उसके बाद सर बस वो इमेज फॉर्मेशन है फिर। हाँ एक मिनट, हाँ लॉज हो गए, उसके बाद है तुम्हारा ये सेकेंड लॉ है बाय द वे, ठीक है। ये देखो, देखो कितने प्यार से लिखा है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम सेम। प्लेन, ये सेकेंड लॉ है। फिर ये एक्टिविटी की बात हो रही है, इस एक्टिविटी में पता है इन्होंने किया क्या है? ये जो चमकती हुई रेस दिख रही है ना आपको, ये पता किस पे शाइन हो रही है? एक शीट ऑफ पेपर है नीचे, क्या है? शीट ऑफ पेपर। शीट ऑफ पेपर। सेकेंड डायग्राम में देखो, ये बी डायग्राम में ये हाथ दिख रहा है, ये अंगूठा यहाँ पे आ गया, पहले नहीं था, पहले नहीं था। हाँ सर। और इसने क्या किया, शीट ऑफ पेपर को नीचे बेंड कर दिया। क्यों पता? वो ये दिखाना चाहता है कि देखो जब मैं बेंड कर दूंगा, ये देखो बेंड जब कर दूंगा तो ये जो प्लेन है डिस्टर्ब हो जाएगा। अब वो प्लेन स्ट्रेट नहीं रहा, चेंज हो गया। तो अब देखो ये जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन था रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट का, ये अब एक्सपोज हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ सर। दिख तो रहा है सर कि नहीं इससे ये दिख भी रहा तो है? प्रूव होता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। नहीं मेरे भाई, जब इसने थंब से प्रेस कर दिया A4 शीट को, जिस शीट पे ये I मतलब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये R मतलब रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, जब इसने बेंड कर दिया A4 शीट पेपर को नीचे बेंड कर दिया, तो क्या आपको ये वाला हिस्सा रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट का यहाँ पे दिख रहा है, हाँ या ना? यहाँ पे नहीं। क्यों? क्योंकि उसने प्लेन चेंज कर दिया। तो दिस प्रूव्स द सेकेंड लॉ कि ऑल लाई इन द सेम प्लेन। वो और रे सर ऑफ, इसमें रिफ्लेक्शन का भी ठीक से दिख रहा है। हाँ रिफ्लेक्शन तो हो रहा है ऑफ कोर्स, लेकिन ये रे ऑफ लाइट अब उस प्लेन पे नहीं लाई करी, क्योंकि उसने उस प्लेन को नीचे थंब से प्रेस कर दिया। ये समझ में आया सबको? ये समझ में आया सबको? हाँ सर आ Yes, गया। sir. ठीक है, वो रे ऑफ लाइट एग्जिस्ट कर रही है, उसी प्लेन में कर रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एक प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन अब इसमें नहीं कर रही है, क्योंकि इसने उस बंदे ने उसको नीचे दबा दिया, मतलब प्लेन अब हाँ सेम नहीं रहा। अब कहते हैं कि ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इमेज जो फॉर्म होती है ना एक प्लेन मिरर में। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स क्लास 7 में पढ़े होंगे कि इमेज फॉर्म्ड बाय अ sir. प्लेन मिरर इज ऑफ सेम साइज, सेम जैसे कलर, लैटरल इन्वर्जन होता है, लैटरल सेम इन्वर्जन होता है। डिस्टेंस, लैटरल सेम इन्वर्जन मतलब डिस्टेंस। राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज लेफ्ट ऑफ इमेज and left of object appears as right of the image. Answer is direct. And सर erect, इरेक्ट। erect मतलब सर अगर ऑब्जेक्ट अनरियल। सीधा है, एक मिनट में, ऑब्जेक्ट अगर सीधा है तो इमेज भी उसकी सीधी होगी। सीधा होगा। और वर्चुअल, अनरियल नहीं कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? वर्चुअल। वर्चुअल। वर्चुअल अब इमेज से का वो मतलब, बिहाइंड द मिरर भी होती है। हाँ बिहाइंड द मिरर होती है। वर्चुअल का मतलब होता है एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड
ऑन द स्क्रीन। सिनेमा हॉल्स में जो मूवीज देखते हो वो वर्चुअल नहीं, वो रियल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज का एग्जांपल देखो, सुबह सुबह उठ के अपने आप को देखते हो ना आईने में, वो वर्चुअल इमेज का एग्जांपल है। तुम उस इमेज को स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते हो। क्या बात करो सर, तो मिरर पे बन रही है, वो मिरर के पीछे बन रही है, मिरर के पीछे तो दीवार है। तो एक्चुअली वर्चुअल का मतलब होता है कि वो हकीकत की नहीं है, वो वो अनरियल है, तुम कह सकते हो। बट वो थोड़ी देर के लिए एग्जिस्ट करती है, जब तक ऑब्जेक्ट सामने है और उसकी रिफ्लेक्शन से इमेज बन रही है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? वर्चुअल इरेक्ट, सेम साइज, it is same distance behind the mirror, image is same distance behind as the object is in front। 5 हो गया। और छठवां है lateral inversion। ये सब पॉइंट्स क्लियर है? 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आए कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज लिखो। कौन फॉर्म कर रहा है ये इमेज? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय हाथी, घोड़ा, कौन फॉर्म कर रहा है? मिरर कौन सा मिरर? प्लेन। प्लेन मिरर। तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना मत भूलना। इरेक्ट, वर्चुअल, सेम साइज, images as behind the mirror as the object is in front of it, और lateral inversion। Moving on, lateral inversion का यह मतलब उन्होंने समझाया कि the left of the object appears on the right of the image and the right of the object appears on the left of image। This is known as lateral inversion। Proper ऐसे लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे। कुछ लोग होते हैं आलसी बच्चे, आंसर में ऐसे लिख के आते हैं, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, ऐसे लग रहा है परेड मार्च कर रहे हैं। अरे भाई कुछ समझाओ, लेफ्ट किसका, राइट किसका? लेफ्ट ऑफ इमेज appears as right of object and right of image appears as left of object। सिंपल। ये हम कर चुके हैं। रेगुलर और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस करता है, ये वैसे क्या है इररेगुलर, तो रफ सरफेस करेगा। जैसे एग्जांपल क्या लिखे थे? सैंड या फिर वॉल। और हाँ, इसका एक नाम भी नोट कर लेना, मैंने ये नाम आपको नहीं बताया। इररेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ठीक है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों के माइंड में, क्या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में सर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी फेल हो जाते हैं क्या? कभी नहीं, लॉ कभी फेल नहीं होता है। तो इसको लिख लो एक साइड नोट या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाकर कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डू नॉट फेल इन केस ऑफ सर कैसे? डिफ्यूज्ड। कैसे मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और वो तो डिफरेंट होगा ना उसमें। सर उसकी इरेगुलरिटीज की वजह से एग्जैक्टली उसकी इरेगुलरिटी के वजह से, ठीक है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म होता है उतना ही रिफ्लेक्शन भी फॉर्म होता है। लेकिन इरेगुलरिटी की वजह से, देखो मैंने पहले इसको लिख लो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डू नॉट फेल इन केस ऑफ diffused reflection। When we rub a plastic scale against our hair, it acquires a charge, and when we put in here, अच्छा, paper gets attracted because paper gets polarized। ठीक है वरुणिका, पोलराइज मतलब थोड़ी देर के लिए उस पेपर में ही चार्ज सेपरेट हो जाते हैं, चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस। मतलब सर एक चार्ज एक तरफ से जाता है दूसरा दूसरी तरफ। और ये होता है ड्यू टू इंडक्शन। इंडक्शन मतलब ये देखो, एक बॉडी है, मान लो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तुम नेगेटिवली चार्ज भी बोल सकती थी, मैंने बस एग्जांपल के लिए पॉजिटिवली चार्ज। ये स्टैंड पता क्या है? इंसुलेटर स्टैंड है। कैसा स्टैंड है? इंसुलेटर। इंसुलेटर। मेटल होता तो ये पूरा चार्ज लीक कर जाता अर्थ में,
मान लो तुम इसके सामने एक प्लास्टिक लेकर आ गई, ठीक है, ये एक प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है, तो होगा क्या वरुणिका, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट का वो वाला हिस्सा जो सबसे करीब है इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के, अगर मैं जूम करके दिखाऊं, ठीक है, फील लेना इस चीज के जो मैं बता रहा हूँ, वो हिस्सा जो सबसे करीब है इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के, सबसे करीब, वहां प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलराइज हो जाएंगे। इसका मतलब है चार्ज सेपरेट नहीं हो रहे हैं, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। इसे इस चार्ज बॉडी के सामने लाने से पहले वो न्यूट्रल था प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, अभी भी वो न्यूट्रल है, बस हुआ ये है, ध्यान से देखना, नेगेटिव चार्ज कौन कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स अपना ज़्यादा टाइम अब टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी स्पेंड करने लगे, और पॉजिटिव चार्ज जो कि न्यूक्लियस है वो अवे फ्रॉम द बॉडी स्पेंड करने लगा टाइम। तो चार्ज उतना ही है, तो हम कहते हैं कि चार्ज सेपरेट हो गया, नहीं, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन को ही हम कहते हैं पोलराइज हो गई बॉडी। ये वाला हिस्सा अब देखो, ये वाला हिस्सा, ये वाला पोर्शन जो थोड़ा दूर है इस चार्ज बॉडी के, यहाँ पे भी चार्ज सेपरेशन होगी। ये देखो, नेगेटिव बॉडीज थोड़ा उस तरफ टाइम स्पेंड करेंगे और पॉजिटिव बॉडीज थोड़ा दूर। लेकिन होता यही है कि ये जो सेकंड केस है, सेकंड मतलब सरफेस है जो मैंने छोटा सा हिस्सा लिया बॉडी का, और ये जो फर्स्ट सरफेस जो बहुत करीब है, फर्स्ट सरफेस में जो चार्ज का सेपरेशन होगा वो ज्यादा होगा क्योंकि वो ज्यादा करीब है चार्ज बॉडी के। सेकेंड सरफेस में जो सेपरेशन होगा वो कम होगा। तो जैसे जैसे दूर जाओगी चार्ज सेपरेशन मतलब अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन कम होता जाएगा। लेकिन एक चीज तो क्लियर हो गई कि प्लास्टिक बॉडी इसके नियर आई तो वो भी मतलब उस सर बॉडी, अगर मेटल होता तो क्या होता? तब तो एकदम पार्टीशन बन जाती है। ये मेटल है, लेकिन उस मेटल को तुम्हें बहुत केयरफुली एक इंसुलेटर से पकड़ना होता। हाथ से पकड़ती तो तुम्हारी बॉडी से लीक कर जाता चार्ज अर्थ में। मान लो तुमने इंसुलेटर से पकड़ा है, तब तो एकदम बॉर्डर लाइन बन जाती ऐसे, मतलब नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, एकदम बॉर्डर लाइन नहीं बनती। इसमें भी वही चीज होता, इसमें भी वही चीज होता, लेकिन इसमें और फ्रीली होता क्योंकि ये मेटल है। पॉजिटिव को कभी सोचना मत कि वो मूव कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कभी मूव करता नहीं वरुण का। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता यस है सर, क्योंकि वो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में रह रहा है। और न्यूक्लियस मूव करेगा मतलब तुम मैटर को मूव कर रही हो। जैसे तथास्तु किसी को बोला और किसी का कुछ गायब हो गया और कहीं और प्रकट हो गया, मतलब मैटर को टेलीपोर्ट कर रही हो। तो मैटर टेलीपोर्ट करना इज अ फिक्शन। खैर, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं ट्रांसफर आराम से, बॉडी को छोड़ के जा सकते हैं, आ भी सकते हैं। तो यही है, ये चार्ज हो गया, ये देखो ये हिस्सा नेगेटिवली चार्ज, तो खिंचा चला आएगा वो उसकी तरफ, चिपक जाएगा और चिपक के ही रहेगा। बोलो क्यों चिपक के ही रहेगा? ये चिपक भी गया है ना प्लास्टिक, तुम्हें क्या लगता है नेगेटिव चार्ज उस प्लास्टिक बॉडी से यहाँ चला जाएगा मेटल में? क्योंकि ये अपना इंसुलेटर नेचर है बेचारे का। इंसुलेटर्स में पता ही है चार्ज फ्लो होता ही नहीं है कभी भी। जिस दिन इंसुलेटर में चार्ज फ्लो होना लग जाए तो इंसुलेटर क्यों से बोलेंगे। चार्ज मोबिलिटीज में जीरो नहीं, बहुत कम होती है। एक दुक्के चल जाएंगे लेकिन 95% नहीं जाएंगे। तो पोलराइज्ड है ये चार्ज है, वो चिपका रहेगा। सर लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे थोड़ी ना रहते हैं, वो तो रिवॉल्व करते रहेंगे, मतलब रोटेट करते रहेंगे ना अपने ऑर्बिट में। ठीक है, वो एटम के करीब रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले जाएगा दूसरे बॉडी में। किस केस में? इस केस में, जब ये मेटल इसके कांटेक्ट में आ गया। कि मेटल इजीली अलाउ करता है फ्लो ऑफ चार्ज क्योंकि ये कंडक्टर है। इसमें छोड़ के चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में, यस सर। इसमें नहीं जाएंगे प्लास्टिक में, इसलिए वो चिपका रहेगा। किया होगा ना बचपन में एक्सपेरिमेंट, ऐसे रगड़ के यस सर। पेपर बिट्स चिपकते हैं, कुछ चिपके रह जाते हैं, कुछ को जोर से जर्क दो तो नीचे गिर जाएंगे, लेकिन फिर करीब लेकर आओ फिर चिपक जाएंगे, गिरते नहीं है।
ओके सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था यहाँ लॉ फेल क्यों नहीं होता है। देखो मैंने जूम किया, मान लो एक रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये मैजेंटा, नॉर्मल बनाया, ये रिफ्लेक्टेड, ये एक और रे ऑफ लाइट मैंने बनाई, ठीक है, ध्यान से देखना, ये गैलेक्सी पेन, ये ब्लू वाले के पैरेलल है, दिखिए, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल बनाया, मुझे और अच्छे से बनाना चाहिए था, एक मिनट, ठीक है, ये जितना एंगल होगा उतना ही यहाँ पे भी होगा, इसी को तो फर्स्ट लॉ कहते हैं, ठीक है। अब देखो क्या दोनों गोल्डन, गोल्डन मतलब दोनों रिफ्लेक्टेड रे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं? डिफरेंट ना, दो इंसिडेंट आ रहे थे वो तो पैरेलल थे, कहाँ गए भाई आदित्य, गायब हो गए। क्या सर? यहाँ दोनों इंसिडेंट रे ऑफ लाइट्स पैरेलल हैं, हाँ सर। लेकिन जो गोल्डन रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट हैं वो हैं क्या पैरेलल एक दूसरे के, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं? नहीं ना, सर। क्योंकि रफ नहीं सरफेस में वो क्यों नहीं सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि इररेगुलरिटीज हैं, जो समृद्धि ने कहा, रफ हाँ सरफेस में ये क्या वो है, हाँ सर। इन इररेगुलरिटीज के इरेगुलरिटी। चलते जो रिफ्लेक्शन है वो डिफ्यूज्ड हो जाती है, क्या हो जाती है, डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज मतलब रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट सेम डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करते हैं, वही है। यस लेकिन सर। लॉ फेल नहीं होता है, इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। और वो दूसरा लॉ कि इंसिडेंट पॉइंट और ऑल सेम प्लेन रिफ्लेक्टेड और में। नॉर्मल सेम प्लेन में लाइक है, लॉ नहीं फेल होता है। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और उसके बाद हम लोग मल्टीपल इमेजेस में जाएंगे, और वो डिस्कस करने से पहले मल्टीपल रिफ्लेक्शन करेंगे, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है, सुन लो, ये येलो बॉक्स देख रहे हो, यस सर। शुरू से लेके इस येलो बॉक्स तक पढ़ना है सबको, रीड करना है, इज दैट क्लियर? Okay, sir. यस Is सर। that clear? Okay, so I might ask in the next class, पेज 203 देख लो, पेज 203 का ऊपर ये येलो बॉक्स है, इसको लेकर मतलब शुरू से लेकर ये येलो बॉक्स तक आपको रीड करना है, दैट्स इट। यस सर। ऑलराइट, आई विल सी यू टुमारो, टुमारो नहीं, डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर। बाय। बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।